हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइकोलॉजी। इस लेक्चर सीरीज़ में हमने अब तक 2 वीडियोस में पढ़ चुका है कि साइकोलॉजी क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर क्या है। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने ये सब देखा है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड देम बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या साइकोलॉजी एक साइंस है या एक आर्ट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट साइकोलॉजी को हम आर्ट्स बैकग्राउंड में ज़्यादा पढ़ते हैं, लाइक एमए में, बीए में, इस तरह के कोर्सेज़ में आपने देखा होगा साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ी जाती है। हाउएवर साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बीएससी एंड एमएससी ऑल्सो इन सम प्लेसेस, बट मोस्टली ज़्यादातर जगहों पर एमए एंड बीए में ही ज़्यादा अवेलेबल होती है। सो क्या ये एक साइंस है या फिर एक आर्ट है? बट जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, साइकोलॉजी एज अ साइंस, तो मतलब इसका साइंस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। चलिए आइए देखते हैं आगे। साइंस क्या होती है? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि इवेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व और मेजर करके गैदर की जाती है। नॉलेज, साइंस वर्ड का मीनिंग ही नॉलेज है। तो ऐसी नॉलेज जिसको हम इकट्ठा करते हैं किसी इवेंट को केयरफुली, यानी कि बहुत ही अच्छे से ध्यान से ऑब्ज़र्व करके, उसको अच्छे से बारीकी से ऑब्ज़र्व करके और उसको बारीकी से मेजरमेंट करके, ऐसे नॉलेज के सिस्टम को हम, ऐसे सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज को जो कि एक ऑर्डर्ड वे में होती है, उसे हम साइंस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये एक अप्रोच है नॉलेज का, नॉलेज तक पहुंचने का, जो कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। ओके, नाउ टीना इज थिंकिंग psychology has been defined as a science of behavior, but is it a science like physics, chemistry, biology and zoology, or something different? Kyra wants to answer her question. Psychology studies behavior in the same way that the other sciences study their subject matter, and therefore shares a number of features with them. टीना ने पूछा कि साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ बिहेवियर की तरह डिफ़ाइन करते हैं, और अब तक हम यही बोलते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो वी आर सेइंग दिस इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो क्या ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसी ही एक साइंस है या फिर कुछ डिफरेंट है? दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ टीना। तो कियारा ने आंसर दिया कि साइकोलॉजी अपने सब्जेक्ट मैटर यानी कि बिहेवियर को उसी तरह से पढ़ती है, उसी तरह से इसमें उसको डील किया जाता है जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी साइंसेस में उनके सब्जेक्ट मैटर को डील किया जाता है। लाइक फ़िज़िक्स में जैसे हम फिज़िकल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल साइंसेस के बारे में, बायोलॉजी में लाइफ साइंसेस के बारे में, उसी तरह से सेम वे में साइकोलॉजी में बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। सो आई एग्री विद द आंसर ऑफ कियारा। आर यू ऑल? शी फर्दर सेज, in common with other sciences, psychology as a science has the following characteristics, as described by Morgan et al. 1986. कियारा कहती है कि अगर आपको ये जानना है कि साइकोलॉजी किस तरह बाकी साइंसेस से सिमिलर है, तो आगे की स्लाइड्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो कि साइकोलॉजी और बाकी साइंसेस में कॉमन है, और ये डिस्क्राइब की थी मॉर्गन एट एल 1986 में। एट एल मीन्स एंड ऑल एंड अदर्स, सॉरी, मॉर्गन एंड अदर्स, मॉर्गन और उनके साथ के बाकी और ऑथर्स या और साइकोलॉजिस्ट्स ने जो डिस्क्राइब की हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सो पहली कैरेक्टरिस्टिक है साइंस की एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। व्हाट डज इट मीन बाय एम्पिरिकल? एम्पिरिकल वर्ड का मीनिंग है एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल, जो कि
बस बातों पर कहीं सुनी पर डिपेंड नहीं करती है, ये एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, इसके प्रूफ्स अवेलेबल हैं। ऐसी चीज़ जिसे हम एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं उसको हम प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ एम्पिरिकल। सो साइकोलॉजी एज अ साइंस, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें एज अ साइंस, तो सबसे पहले ही इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक है, और सबसे पहली अगर हम बात करेंगे, सबसे ऊंची अगर माने तो यही कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एम्पिरिकल है। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर ही बेस्ड है, ना कि आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियंस और बिलीव्स पर। अगर हम देखें कि आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन, बिलीफ कैसे, बाकी साइंसेस भी तो ऑब्जर्वेशंस पर ही बेस्ड होती हैं। बट अदर देन साइंसेस, अदर field of studies like philosophy also, this is based on belief system, right? You may have heard Indian psychology, philosophy, Indian philosophy, American philosophy. So this is based on the belief system of those cultures. You may never hear like Indian psychology or American psychology, because psychology is common for all, because this is based on observations and experiments and not on beliefs. Beliefs different हो सकते हैं, but observation is universal, right? So argument, opinion और beliefs पर based ना होते हुए साइकोलॉजी एक एम्पिरिकल फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी कि प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ स्टडी है। और यही रीज़न है कि लोग साइकोलॉजी पर इतना भरोसा करते हैं। अगर आप किसी को अपनी कोई बात बताएंगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको छोटों से इस तरह नहीं इस तरह बात करनी चाहिए, अगर आप किसी से बोलेंगे कि आपको उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को आपको उन्हें रीइंफोर्स करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर सीखेंगे, तो वो आपकी बात शायद ना माने। पर अगर आप ये कहेंगे कि साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि उनको डांटने से वो अच्छे से नहीं सीखेंगे, बट अगर आप उनको समझाएंगे, उनको रीइंफोर्स करेंगे, उनको इनाम देंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, तो वो उस बिहेवियर को और अच्छे से एक्वायर करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप इस टर्म को यूज़ करते हैं कि साइकोलॉजी ऐसा कहती है, तो बिलीव मी, वो आपकी बात मानेंगे, और इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी बात मानेंगे, बिकॉज लोगों को पता है कि साइकोलॉजी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, रिसर्चेस पर बेस्ड है, और ये ऐसी ही बात नहीं करती है, ये प्रूफ्स के साथ बात करती है। सो पीपल बिलीव इट। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंस अलॉन्ग विथ साइकोलॉजी इज़ सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी। किसी भी साइंस में सिस्टमेटिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी साइंस अगर हम बात करें तो वो सिस्टमेटिक होती हैं। जो डेटा गैदर किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस से, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि उसे एफिशिएंटली समझा जा सके, पढ़ा जा सके और उसको अप्लाई किया जा सके कॉन्सेप्ट्स के लिए। उसी तरह साइंटिफिक थ्योरीज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब कोई कॉन्सेप्ट समझा जाता है, कोई एक टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया जाता है और पता चलता है कि ऐसा होने पर ये रिज़ल्ट मिलता है, या फिर कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट अगर फाइंड किया जाता है, तो उसके बारे में एक थ्योरी बना दी जाती है, और वो थ्योरी फिर आगे हमेशा यूज़फुल होती है उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, बिकॉज दैट इज़ कॉन्स्टेंट एंड दैट इज़ a key tool, an important tool for the organization of data in all sciences along with psychology. The next point is measurement. एक और distinguishing feature है काफ़ी सारी साइंसेस का, वो है measurement, जिसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को नंबर्स असाइन करना कुछ सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग, उसे हम कह सकते हैं मेजरमेंट। किसी को मेजर हम कैसे करते हैं? नंबर्स में मेजर करते हैं। सो दिस इज़ दैट फिज़िक्स इज़ रैंक्ड हाईएस्ट। फिज़िक्स को सबसे ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है बाकी साइंसेस के कंपैरिजन में, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स शो करती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो मेजरमेंट्स की ही होती है। सो दिस इज़ रैंक्ड द नंबर 1, द हाईएस्ट इन ऑल द साइंसेस, बिकॉज इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज हैं। साइकोलॉजी ऑल्सो डू मेजर्स and have measurements about so many phenomena like IQ, EQ, etc. So this is also a science.
The next characteristic of a science is definition of terms. The procedure of defining terms in psychology is to define concepts by relating them to observable behavior. Now, this is very interesting. Careful definition of terms is essential to clear thinking in science. किसी भी साइंस में केयरफुल डेफिनेशन, किसी टर्म को केयरफुली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है उसकी क्लियर थिंकिंग और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो साइकोलॉजी में भी जो डेफिनेशंस होती हैं उनको डिफ़ाइन करने का एक प्रोसीजर है, एंड दैट इज़ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से हम उसे रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद जो उनमें आने वाली टर्म्स हैं उनको हम डिफ़ाइन करते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं सुनी बातों पर नहीं, बट जिन्हें हम देख और समझ सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उनसे रिलेट करते हैं और फिर हम टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं। और इस तरह की डेफिनेशंस को ऑपरेशनल डेफिनेशंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेंथ, हाइट इन फिज़िक्स। जैसे कि फ़िज़िक्स में अगर हम देखें तो लेंथ, हाइट, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, एट्सेट्रा। उसी तरह से हम साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को, मोटिवेशन को, पर्सनैलिटी को और काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मेजर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल ऑपरेशंस के टर्म्स में। यानी कि इंटेलिजेंस को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मोटिवेशन को भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मोर और लेस हम इन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इन्हें मेजर भी किया जा सकता है। जब हम इन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल ऑपरेशंस के थ्रू इन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं और इन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं। हालांकि साइकोलॉजी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, लव, हेट्रेड एट्सेट्रा, जिन्हें हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं ऑपरेशनली। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल, राइट। आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि कोई किसी को कितना प्यार करता है या कोई किसी से कितनी नफरत करता है। दो दोस्तों के बीच में कितनी दोस्ती है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते या ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट एस्टिमेशन एंड एट्सेट्रा, राइट। कोई इंसान कितना ब्रेव है, कोई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है या कितना कम ब्यूटीफुल है, इन सब चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व या मेजर नहीं कर सकते। सो इन टर्म्स को, इन बिहेवियर्स को हम ऑपरेशनली डिफ़ाइन नहीं कर सकते साइकोलॉजी में। आई होप दीज 4 concepts, these characteristics of psychology are clear to you. First one was empirical observation, second was systematic approach and theory, third was measurement, fourth was definition of terms. Terms को हम कैसे define करते हैं। Now we come to psychology versus other sciences. हमने अब तक देखा, जो पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं वो कॉमन थी साइंस और साइकोलॉजी की, यानी कि साइकोलॉजी और बाकी जो भी दूसरी साइंसेस थी उनमें कॉमन क्या है ये हमने देखा, क्योंकि हमें ये जानना था कि क्या साइकोलॉजी भी वैसे ही अपने सब्जेक्ट मैटर को देखती है जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह इस तरह की साइंसेस को हमने जाना है अभी तक, क्या वैसे ही उन्हीं साइंसेस की तरह साइकोलॉजी होती है। क्योंकि हम ये सब जानना चाहते थे, इसलिए हमने कॉमन टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखे कि साइकोलॉजी में और बाकी साइंसेस में क्या चीज़ें कॉमन है। लेकिन साइकोलॉजी एक अलग तरह की साइंस है बाकी साइंसेस से, ये थोड़ी अलग है। तो ये कैसे अलग है इसे हम आगे आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। ये आई एम सॉरी टू डू दिस बिकॉज मैं इस स्लाइड को काफ़ी और ज़्यादा शॉर्ट में करना चाहती थी ताकि एक एक करके आपको स्क्रीन पर दिखे, ताकि आपका फोकस बना रहे, बट प्लीज़ ये हो नहीं पाया बिकॉज दिस इज़ अ टेबल एंड यू मे नो पीपीटी में टेबल बनाना काफ़ी, उसको कट एंड पेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसको एक ही स्लाइड में मुझे करना पड़ा है, बट प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन वन बाय वन। जैसे जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इस तरह से बोलूँगी तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप उसी पॉइंट पर फोकस करो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर ध्यान भटका तो समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, साइकोलॉजी में
द लेफ्ट कॉलम इज़ फॉर साइकोलॉजी एंड द राइट कॉलम इज़ फॉर अदर साइंसेज, और ये डिफरेंस है दोनों के. साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियरल साइंस विच इज़ डिफरेंट देन अदर साइंसेज. डेफिनेटली साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियरल साइंस, ये बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है. केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सब चीज़ों, ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसे कॉन्सेप्ट्स में रिसर्चर्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोसेसेस और इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि स्टेबल एंड कांस्टेंट होते हैं काफ़ी हद तक. आप सेकंड कॉलम के फर्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं अदर साइंसेस के, कि रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट प्रोसेसेस एंड इवेंट्स विच रिमेन स्टेबल एंड कांस्टेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट. कोई भी प्रोसेसेस जो हो रहे हैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री में या और साइंसेस में, या जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं. नॉट ऑलवेज आई वुड से, बट मोस्टली दे आर कॉन्स्टेंट एंड दे आर स्टेबल. एक बार अगर कोई थ्योरी इसमें बन गई तो वो यूनिवर्सल हो जाती है, फिर वो हमेशा ट्रू होती है हर एक उस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए. बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर साइकोलॉजी, राइट. हम जानते हैं कि साइकोलॉजी बिहेवियर की साइंस है, और बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ह्यूमन बिहेवियर इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा और दूसरा उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा. सबके अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और बाकी बिहेवियरल फैक्टर्स रहे होते हैं जिनकी वजह से वो हर एक सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं. सो दिस इज़ नॉट ईजिली कंट्रोलेबल एंड ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल, काफ़ी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है. हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई किस तरह से कैसी सिचुएशन में बिहेव करने वाला है. बट फिज़िकल और केमिकल सब्सटेंसेस, हम इससे कंपेयर करके बोल रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस, फिज़िकल केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे साइंसेस, इनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, नॉट कंट्रोलेबल है और हाईली कॉम्प्लेक्स है. एक छोटी सी रिएक्शन शायद आप में से सबको ही पता होगी, ये लगभग या फिर ज़्यादातर को पता होगी, कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिकल साइंसेस की बात जब हम कर रहे हैं, जब हम इसमें इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें एक एग्जांपल लेना चाहिए. केमिकल सब्सटेंसेस में अगर हम बात करें, H2 और O2 जब मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलती है, तो सबको पता है H2O ही बनेगा, एंड दिस इज़ यूनिवर्सल, राइट. दिस इज़ प्रिडिक्टेबल. अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पहले से बता सकते हैं कि अगर H2 और O2 मिल रहा है तो H2O ही बनेगा, वाटर ही बनेगा. अगर सोडियम और क्लोरीन मिल रहे हैं तो सॉल्ट ही बनेगा. सो दीज आर मोर और लेस प्रिडिक्टेबल, इनफैक्ट वेरी मच प्रिडिक्टेबल. बट दिस इज़ नॉट सो ट्रू अबाउट बिहेवियर. The other sciences are possible to predict and measure to a reasonable degree of accuracy. इन्हें हम बाकी साइंसेस को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स में देखा केमिकल इक्वेशंस जैसे, और इन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ. काफ़ी एक्यूरेटली, काफ़ी हद तक हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं इनको. साइकोलॉजी स्टडीज़ मैन हिमसेल्फ, ह्यूमन हिमसेल्फ. अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुझे सबसे अच्छा लगा इन सारे पॉइंट्स में से, दैट जो बाकी साइंसेस हैं, सारी साइंसेस जितनी भी हम ब्रांचेस के बारे में बात कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स ऑल्सो, ये सब के सब इंसान के आसपास की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं. हमारे आसपास जैसे हवा के बारे में हम बात कर सकते हैं, हम स्पेस के बारे में बात कर सकते हैं, हम अर्थ के बारे में, सॉइल के बारे में, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं. बट साइकोलॉजी स्टडीज़ मैन हिमसेल्फ. साइकोलॉजी इंसान को खुद को ही पढ़ती है, उसके बारे में ही पढ़ने की जो साइंस है उसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं. इंसान के आसपास की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, ये इंसान को इन्वेस्टिगेट करती है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, फॉर मी. हमारे बाहर क्या क्या चल रहा है
ये सब कुछ हम बाकी साइंसेस से पता लगा सकते हैं, बट हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हम कुछ भी जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, हम कोई कोई पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है तो वो क्यों करता है, हम कोई पर्टिकुलर ड्रीम देखते हैं तो क्यों देखते हैं, कोई किसी की ऐसी पर्सनैलिटी है तो वो क्यों है, इन सारे क्यों के जवाब जो इंसान से खुद से रिलेटेड है, उसके माइंड और मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है, वो आंसर साइकोलॉजी देती है. सो हियर इट डिफर्स फ्रॉम अदर साइंसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज psychology is the youngest group of scientific inquiry, that is the behavioral sciences. साइंटिफिक इंक्वायरी जिसमें बिहेवियरल साइंसेस हैं, इनका सबसे छोटा जो ग्रुप है वो साइकोलॉजी है. इसमें पहले हैं फर्स्ट ग्रुप्स जो आते हैं वो हैं फिज़िकल साइंसेस, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, और सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगी लाइफ साइंसेस, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एट्सेट्रा. और सबसे छोटी जो इसमें है वो है साइकोलॉजी. अगर हम इंसानों की तरह देखें, सिबलिंग्स की तरह देखें या कज़न्स की तरह देखें, तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़े भाई बहन हैं फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री, उसके बाद हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, और सबसे छोटा बच्चा जो फैमिली में है वो है साइकोलॉजी. ये सबसे न्यूएस्ट, सबसे न्यू लेटेस्ट साइंटिफिक इंक्वायरी, सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक फील्ड है. So this is the youngest group. The next is principles and laws of psychology are applied to solve human problems in a number of situations, as well as treating behavior disorders and emotional problems. साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं इंसानों की, यानी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हमारी जो सिचुएशंस होती हैं हम उसमें कैसे बिहेव करेंगे या कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे करते हैं उनको समझने के लिए, हमारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए. हमारे का से मेरा मतलब है जिनको भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इमोशनल प्रॉब्लम्स तो ऑलमोस्ट सबको ही होती है, ज़्यादातर लोगों को होती है. सो इन सबको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी के लॉज एंड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स, एंड दे आर रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ हाउ साइकोलॉजी डिफर्स फ्रॉम अदर साइंसेस. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. अगर आपको कोई सजेशन देना है सो यू आर मोर देन वेलकम. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए. अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या मुझे कोई नई टेक्निक लगानी चाहिए, मुझे आपको कोई अगर टॉपिक छूट गया है तो मुझे अगर आपको वो पढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैंने कुछ ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, पूछिए. आई विल वेलकम ऑल योर सजेशंस एंड आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें. इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ग्रो करते रहिए. टेक केयर, बाय बाय.